हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर हम जो नया सिलेबस आया है उसको निशुल्क शिक्षा के रूप में प्रदान करते हैं और इसी सीरीज़ में हम 10वीं यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। छठी यूनिट जो कि इकोनॉमिक्स मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, आज हम इसको पढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में ये चौथा वीडियो है जिसमें हम स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी हमें कुछ पढ़ना है क्या। दोस्तों, मैं आप लोगों को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक किताब या एक वेबसाइट से पढ़ाया हुआ बनाया हुआ कंटेंट नहीं है। बहुत मेहनत करने के बाद आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। टू द पॉइंट हम चल रहे हैं। आपको इसके अलावा किसी भी कोचिंग क्लास, किसी भी किताब, किसी भी नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। आप इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। हम गारंटी देते हैं कि अगर सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इतना अच्छे से याद कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आप सब जानते हैं कि हम 10वीं यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और अब धीरे धीरे हम छठी यूनिट कंप्लीट करने पर की राह पर चल रहे हैं। पहला पॉइंट जो कि सिलेबस में दिया हुआ है हम पूरी तरह कवर कर चुके हैं और दूसरा पॉइंट जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, मानवीय संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वास्थ्य पर फोकस कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य हम कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, आपको कल के वीडियो में मैं बड़े इत्मीनान से बड़े अच्छे से बता चुका हूं कि हमें मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं पढ़नी है। हमें जनसंख्या या मानव संसाधन के विकास के हिसाब से या उस विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक रही ये पढ़ना है। स्वास्थ्य किस प्रकार मानव संसाधन को मानव संसाधन बनाने में सहायक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। कल के वीडियो में हमने फोकस किया था कि ये 3 टॉपिक ही सिलेबस में क्यों डाले गए और उसको आप कल के वीडियो से कवर कीजिएगा। स्वास्थ्य को आज हम पूरी तरह कवर करते हैं। देखिए, मैं फिर से आपको दोस्तों को बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो पीएससी परीक्षा में हमें ये जो सिलेबस बोला गया है, दिया गया है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से दिया गया सिलेबस है। आपको निश्चिंत होकर के यहाँ स्वास्थ्य को कवर करना है। देखिए, स्वास्थ्य में हमें पढ़ना क्या है पहले ये समझा जाए। मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं हमें पहले ये पता हो कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। यहाँ स्वास्थ्य क्या होता है ये नहीं पढ़ना है। स्वास्थ्य से संबंधित आर्थिक रूप से जो आंकड़े हैं, जो स्वास्थ्य के आर्थिक आंकड़े मानव को प्रभावित करते हैं, उन पर फोकस करना है। हमारे बजट में कौन कौन सी चीज़ें, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, जो करंट अफेयर्स में जो जो योजनाएं शुरू की गई हैं सरकार द्वारा, जिन पर सरकार ने पैसे खर्च के मानव को एक संसाधन बनाने के लिए स्वास्थ्य पर खर्चा किया है, उन पर फोकस करना है। अर्थात सीधे तौर पर वो जो डॉक्टरों को स्वास्थ्य पढ़ाया जाता है कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के क्या क्या आयाम होते हैं, स्वास्थ्य के 2 जो उपचार के तरीके होते हैं, निरोधात्मक उपचार हो या उपचारात्मक उपचार हो, इन पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है उन योजनाओं पर, उन आंकड़ों पर, उन डाटा पर जो मानव को संसाधन के रूप में बनाने के लिए आवश्यक है। और इसी सीरीज में आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इस सिलेबस का बहुत सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं। आपको पता हो कि राज्य में स्वास्थ्य हेतु 3 इकाइयां जिम्मेदार हैं। देखिए, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 3 ऐसे विभाग, 3 ऐसे मंत्रालय, भारत में 3 मंत्रालय, मध्य प्रदेश में 3 विभाग जिम्मेदार हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। और उनके नाम क्या हैं? पहला विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ये याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है। दूसरा है चिकित्सा शिक्षा विभाग और अभी अभी कुछ समय पहले मान्यता प्रदान किया गया आयुष पद्धति, वो भी एक स्वास्थ्य का ही अंग माना जाता है। देखिए, स्वास्थ्य के लिए 3 इकाइयां, 3 विभाग जिम्मेदार होते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी चिकित्सा संस्थाएं हैं, उन सब को बनाने, उन सब का संचालन करने, उनकी निगरानी, मॉनिटरिंग, प्रबंधन, ये सब काम करने का काम करता है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
विभाग, ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट होता है चिकित्सा शिक्षा विभाग। देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे चिकित्सा के कॉलेजेस हैं, चिकित्सा के संस्थान हैं, उनके लिए सिलेबस बनाना, वहाँ बच्चों का प्रशिक्षण आयोजित करना, उन बच्चों के लिए कोर्स डिजाइन करना, उनके लिए 4 वर्षीय 3 वर्षीय 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, MBBS कोर्स, इन सबको संचालित करने का काम करता है चिकित्सा शिक्षा विभाग। और अभी वर्तमान में ज़्यादा फेमस रहा आयुष विभाग, आप सब जानते हैं। आयुष विभाग आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा, इन सब पद्धतियों के विषय में शोध अनुसंधान से लेकर उपचार करने के तरीके, अस्पताल खोलने, अस्पतालों को मान्यता देने, इन सब विषयों पर फोकस करता है। तो हमें इन 3 विभागों द्वारा जो जो किया जाता है उन पर फोकस करना है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ाकर गुणवत्ता में सुधार करना, ये प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। और इसके लिए 2 चीजें अपनाई गई है। राज्य में टेलीमेडिसिन और लैब टेस्टिंग के लिए हब एंड स्पोक मॉडल को अपनाया गया। अब एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा उस पर आ जाते हैं। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं के किस मॉडल को अपना करके कार्य किया जा रहा है? आपको याद रखना है हब एंड स्पोक मॉडल या हब एंड स्पोक मॉडल को अपना करके हम वर्तमान में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करते हैं। और इसके तहत टेलीमेडिसिन, लैब टेस्टिंग, ये सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। टेक्निकली उनमें जो है बहुलता या गुणवत्ता को सुधार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की संरचना कैसी है। देखिए हमारे अस्पताल कैसे हैं। आप सब जानते हैं जिला अस्पताल उतने होते हैं जितने जिले होंगे, क्योंकि अभी 3 नए जिले बनाए जा चुके हैं, तो अब जिलों की संख्या 55 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 55 जिले हैं। 55 जिले हैं, 55 जिला अस्पताल होंगे। सिविल अस्पताल कितने हैं मध्य प्रदेश में? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 55 का बढ़ा दो, 55 का डबल 110 होता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो 135 जो हमारे मध्य प्रदेश में सिविल अस्पताल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं मध्य प्रदेश में? 353 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 14-15। शब्द बड़ा अच्छा है, 14-15, 14-15, ये हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? CSC 10111, बहुत अच्छा नंबर है। 5 बार 1 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसको याद आसानी से किया जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की संरचना है कि मध्य प्रदेश में अस्पताल कैसे हैं। हमने ये देखा कि अस्पताल कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे चिकित्सा महाविद्यालय, अब देखिए हमने 3 जो हैं वो पार्ट देखे थे। हमारे यहाँ पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जो चिकित्सा अस्पताल खोलने और इलाज करने का काम करता है, उसकी स्वास्थ्य संरचना देखी। दूसरा है चिकित्सा शिक्षा विभाग, उसकी संरचना कैसी है? तो मध्य प्रदेश में कुल 12 चिकित्सा महाविद्यालय, 12 कॉलेजेस शासकीय, हम सरकारी की बात करेंगे, प्राइवेट तो खूब सारे हैं, तो वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, जिनमें MBBS की 2055 सीटें, याद रखना MBBS की 2055 सीटें, और स्नाकोत्तर अर्थात MD या उसमें आगे जो MBBS के बाद कोर्सेज होते हैं उनको करने के लिए 957 सीटें उपलब्ध हैं। अब करंट अफेयर्स में याद रखना है 7 चिकित्सा महाविद्यालय और खोले जा रहे हैं। कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं? विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा, ये आपको 7 जिले और याद रखने हैं, जहां पर हमारे 7 चिकित्सा महाविद्यालय और निर्माणाधीन हैं। अभी इस स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है कि हर एक जिले में एक स्वास्थ्य चिकित्सालय हो या स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय हो। उसी के तहत ये 7 और संस्थान खोले जा रहे हैं। आपको याद रखना है सतना जिले में चिकित्सा महाविद्यालय खोल करके उसको प्रारंभ किया जा चुका है। ये 2023 का करंट अफेयर्स है, याद रखना 2023 में सतना चिकित्सा महाविद्यालय की शुरुआत हुई और ये 7 अभी निर्माणाधीन है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर ये कितना है, उसको हम भारत और मध्य प्रदेश के साथ तुलनात्मक रूप से देख लें। ये जो आंकड़े मैं आपको ये मृत्यु दर और इन सब के आंकड़े बताऊंगा, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े होंगे। आपको याद रखना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं जो रिपोर्ट 2021 में आई है उससे ये आंकड़े लिए गए हैं। आपको याद रखना है NMR क्या होता है? नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट,
NMR मतलब नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट, ये भारत में है 24.9, आप याद रखने के लिए 25 याद रख सकते हैं, और मध्य प्रदेश में 29 है, मतलब हम मध्य प्रदेश ज़्यादा हैं इसमें। देखिए यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितना है, नवजात मातृ मृत्यु दर कितना है, शिशु मृत्यु दर कितना है, बाल मृत्यु दर कितना है, संस्थागत प्रसव कितना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही टॉपिक कहीं और फिर से दिया हुआ है स्वास्थ्य 7वीं यूनिट में, वहाँ हम ये समझेंगे कि बाल मृत्यु दर की परिभाषा क्या होती है। वैसे मैं आपको राउंड फिगर में बता देता हूँ, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें बाल मृत्यु, जो जिनकी डेथ 5 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है उनको हम बाल मृत्यु दर में लेते हैं, जिनकी मृत्यु जो है 1 वर्ष के अंदर हो जाती है उन्हें शिशु मृत्यु दर में, और जिनकी मृत्यु 28 दिन के अंदर हो जाती है उनको इन्फेंट मोर्टालिटी में। अर्थात 3 आधार बनाए गए हैं हमने। 28 दिन से कम उम्र में मरने वाले बच्चों को हम नवजात मृत्यु दर कहते हैं, अगर 1 वर्ष से कम उम्र में मर जाता है तो उसे बाल शिशु मृत्यु दर कहते हैं, 1 वर्ष से कम में शिशु, 28 दिन में नवजात, और 5 वर्ष की उम्र के अंदर मर जाते हैं तो उसे बाल मृत्यु दर में काउंट किया जाता है। आपको ये याद रखना है। इन 3 प्रकार की मृत्यु दर हमें याद रखनी है। मध्य प्रदेश में NMR, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, नियोनेटाल मोर्टालिटी रेट, ये हिंदी वाले को भी इंग्लिश में ही याद रखना है, या हिंदी इंग्लिश की टेंशन नहीं लीजिएगा, इंग्लिश में ही याद रखें। NMR क्या है, फुल फॉर्म भी याद रखना है, कितनी है ये भी याद रखना है। भारत में है 25, मध्य प्रदेश में 29। IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये कितना है, भारत में है 35 और मध्य प्रदेश में 41। आपको याद रखना है बाल मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर मध्य प्रदेश में भारत में 41, मध्य प्रदेश में 49, दोनों याद रखना है। आगे संस्थागत प्रसव, संस्थागत प्रसव का अर्थ क्या होता है, देखिए जितनी महिलाएं हॉस्पिटल में जाकर के बच्चों को जन्म देती है, टोटल महिलाओं ने, कितनी महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और उसमें से कितनी महिलाओं ने हॉस्पिटल में जाकर के बच्चों को जन्म दिया, तो जो हॉस्पिटल में जाकर बच्चों को जन्म देती है उनकी दर को कहते हैं संस्थागत प्रसव। ये भारत में 88.6 है, इसको 89 भी कहा जा सकता है, आप न्यूज़पेपर में 89 ही सुनेंगे, और भारत से ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। इसका ये अर्थ हुआ कि भारत में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 89 बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 91 बच्चे जो हैं वो अस्पतालों में पैदा होते हैं। ये याद रखना, संस्थागत प्रसव के बारे में हमें पूरा आंकड़ा याद रहे। आगे हम महिला सशक्तिकरण टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ आंकड़े आपको बताना चाह रहा हूं। हमें याद रहे कि भारत का ये आंकड़ा या मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा कितना है। देखिए निर्णय में भागीदारी की बात अगर की जाए, निर्णय में भागीदारी महिलाओं की कितनी है, तो आपको याद रखना है भारत का आंकड़ा और मध्य प्रदेश का आंकड़ा। भारत में निर्णय लेने की जो क्षमता है महिलाओं को 88% दी गई है, या भारत में 88% महिलाएं निर्णय में भागीदारी निभाती है घर में, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 86% महिलाएं भागीदारी निभाती हैं। आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य के आंकड़े याद रखने होंगे। टोटल फर्टिलिटी रेट अर्थात TFR, इसे एग्जाम में TFR के रूप में ही पूछा जाता है। जन्म दर अर्थात एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है उसे कहते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2 हो गया है, अर्थात एक महिला पूरे जीवन काल में 2 बच्चों को जन्म देती है, और सेम आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। आपको एक और आंकड़ा याद रखना है, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होता है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, या 1 लाख महिलाएं जो गर्भवती हुई उन्होंने प्रति 1 लाख जो महिलाएं गर्भवती हुई या गर्भकाल के दौरान कितनी महिला, 1 लाख में से कितनी महिलाओं की मौत हो गई। देखिए ये एकमात्र अकेला आंकड़ा है जो 1 लाख पर निकाला जाता है, बाकी सारे आंकड़े 1000 पर निकाले जाते हैं। जन्म दर भी 1000 पर निकाली जाती है और बाकी सारे आंकड़े भी 1000 पर निकाले जाते हैं। लेकिन मातृ मृत्यु दर वाला जो आंकड़ा है वो आपको याद रखना है, 1 लाख पर निकाला जाता है। भारत में मातृ मृत्यु दर 97 है, जबकि मध्य प्रदेश सबसे उच्च मृत्यु दर वाला है। सबसे उच्च में हम दूसरे स्थान पर मृत्यु दर रखते हैं। मातृ मृत्यु दर हमारे यहाँ सबसे घटिया स्तर पर है 173। तो ये दोनों आंकड़े याद रख लेना, ये स्वास्थ्य के हैं। इससे पृथक मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूं कि
हाइजीन का प्रयोग करने वाली महिलाएं, देखिए हाइजीन का प्रयोग अर्थात सैनिटरी पैड का प्रयोग करने वाली महिलाओं की प्रतिशत भारत में कितनी है? भारत में 77, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 60, मतलब मध्य प्रदेश का स्तर स्वास्थ्य में गिरा हुआ है, इससे पता चलता है। मोबाइल फोन यूज करने वाली महिलाएं भारत में कितनी है? 54% महिलाएं भारत में मोबाइल फोन यूज करती है, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 38% लड़कियां महिलाएं मोबाइल फोन यूज करती हैं। ऐसे ही भूमि जिनके नाम पर महिलाओं के मालिकाना हक जिनके नाम पर है, भूमि या घर के, उनकी प्रतिशत भारत में 43% है, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 39% है। कार्यरत महिलाएं भारत में 24% है, मतलब अर्थात टोटल जितनी महिलाएं हैं उनमें से 24 महिलाएं भारत में काम काज करती हैं, और मध्य प्रदेश में कितनी है? 26%। देखिए ये आंकड़े ऊपर वाले जो हैं ये महिला सशक्तिकरण के आंकड़े हैं, जो हमें काम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है क्योंकि ये कहीं और टॉपिक में कवर नहीं हो पाते, इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। मूल रूप से आपके लिए स्वास्थ्य के हिसाब से ये दो ही आंकड़े, मातृ मृत्यु दर और जन्म दर ही काम के हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा? हमने 3 मंत्रालय या 3 विभागों के नाम लिए कि 3 विभाग कौन कौन से हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दूसरा हमने देखा हमारे मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग, और तीसरा आयुष विभाग। तो फिर हमने उसकी डिटेल्स पे चले। हमने भारत का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है, उसके अस्पतालों की संख्या देखी। फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग के कॉलेजों की संख्या देखी। फिर हमने कुछ आंकड़ों से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की स्थिति को पता किया। अब हम आयुष्मान भारत के माध्यम से आयुष वाले पोर्शन पे फोकस करते हैं। देखिए आयुष वाले पोर्शन पे क्या फोकस करना है? आयुष्मान भारत जो है वो मध्य प्रदेश में 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, या वो 4 स्तंभों पर के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। सीधा परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश में किन 4 स्तंभों पर टिका हुआ है? 4 ऑप्शन हो सकते हैं। 4 ऑप्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संख्यात्मक रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आप निश्चिंत रहिए, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पूरा करंट अफेयर्स है, अपडेटेड है, कोई आंकड़ा पुराना मैंने लिया नहीं है। दूसरा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं यही इस टॉपिक की जान है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपके पूछते होते हैं कमेंट में कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये सफिशिएंट है क्या? भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 4 आयुष स्तंभ हम देख रहे थे, उसमें से पहला आयुष स्तंभ है आरोग्य केंद्र। आरोग्य केंद्र आरोग्य केंद्र के माध्यम से हमने सेंटर्स खोले जाने हैं, जिनको शॉर्टकट में हम ABHWC कहेंगे। इनका फुल फॉर्म क्या होगा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो देखिए मध्य प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जो आयुष्मान भारत का पहला आधार स्तंभ है। मध्य प्रदेश में कुल 11.14 हजार सेंटर्स खोले जाने हैं। 11.14 हजार स्वास्थ्य केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाने हैं। तो आपको पहले पता होना, पहले याद करना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत का पहला स्तंभ कौन सा है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका पूरा नाम है आरोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। मध्य प्रदेश में कितने खोले जा रहे हैं? 11.14 सेंटर खोले जा रहे हैं। दूसरा है आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से हमने सबके हेल्थ कार्ड बनाए हैं, और हेल्थ कार्ड बनाने में हम पूरे भारत में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हमने कितने हेल्थ के आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं? देखिए पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़, पूरे मध्य प्रदेश में 3.5 करोड़ हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बना करके हमने ये उपलब्ध कराए, और मध्य प्रदेश के 540 निजी मतलब प्राइवेट और 494 सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लेकर चले जाओ तो फ्री में इलाज उपलब्ध है आज की तारीख में। तीसरा जो आधार स्तंभ है आपको याद रखना है आयुष्मान भारत में डिजिटल मिशन, इसको हम कहेंगे ABDAM, आयुष्मान भारत DM मतलब डिजिटल मिशन। इसके तहत क्या कर रहे हैं हम जो लोग हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उनके डिजिटल डेटा को तैयार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 2.36 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए जा चुके हैं। डिजिटल अकाउंट होता है जिसमें एक व्यक्ति की सारी इंफॉर्मेशन, स्वास्थ्य से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सेव कर दी जाती है। अब कुछ दिन बाद ये समय आने लगेगा कि जब आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको एक फाइल टांग कर नहीं ले जानी पड़ेगी, आपका एक डिजिटल अकाउंट होगा और वो कंप्यूटर पर चेक करके बता देगा कि आप कब बीमार हुए, वर्तमान में आपको कौन सी बीमारी है, उसका उपचार शुरू हो जाएगा। अकाउंट में डिटेल्स होंगी, दवाइयाँ कौन सी
लेनी है, ये सारा भी उसी पे सेव होगा। तो ये तीसरा जो आधार स्तंभ है याद रखना है, डिजिटल अकाउंट हमें याद रखना है, डिजिटल मिशन के नाम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कहेंगे। चौथा जो आधार स्तंभ है उसका वो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, अर्थात मध्य प्रदेश में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और इस चौथे वाले चरण के तहत हमने 2023 में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, कौन सी अवसंरचना बना दी। देखिए 2023 में हमने 35 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए हैं, याद रखना 35 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाए, 17 जिला अस्पतालों में हेल्थ लैब स्थापित कर दिए हैं, 11 जिला अस्पतालों में 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट बना दिए हैं, 5 चिकित्सा महाविद्यालयों में 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर यूनिट बनाए गए हैं। तो हमें जो चौथा स्तंभ है प्रधानमंत्री, याद रखना प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन या मिशन, जो चौथा स्तंभ है उसके तहत पिछले साल ये किया गया है। क्लियर रहा होगा। आयुष के तहत हमने 4 स्तंभ निर्धारित किए और उन चारों के तहत हमने अलग अलग काम किए। पहले के तहत हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले हैं। टोटल कितने खोले जाने हैं हमारे 11,014 हेल्थ सेंटर खोले जाने हैं। फिर हमने आयुष्मान कार्ड बनाए, लगभग 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमने 2.36 करोड़ लोगों का डिजिटल डाटा तैयार कर लिया है। चौथा, हमने आयुष्मान के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है और लगभग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इसके तहत बनाया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमने चौथा पॉइंट चारों स्तंभ देख लिए। आयुष के तहत और क्या क्या किया जा रहा है, देखिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हमने खोले हैं, संपूर्ण भारत में 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ खोले जा रहे हैं, विकसित किए जा चुके हैं, ये इनकी स्थापना की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 562 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्वीकृति दी गई है पहले चरण में, और उसमें से 362 जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहला जो स्तंभ है उसके तहत अंतिम रूप से 11,000 खोले जाएंगे, लेकिन अभी हमने 562 को स्वीकृति दी है, जिसमें 362 प्रारंभ भी हो चुके हैं। दूसरा, अब हम आयुष ग्राम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में आने जैसा है। आयुष ग्राम मध्य प्रदेश में कहाँ बनाए जा रहे हैं, किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, किस मिशन के तहत बनाए जा रहे हैं? आयुष मिशन के तहत आयुष ग्राम बनाए जा रहे हैं, और उनमें अभी मध्य प्रदेश में 75 आयुष ग्राम कार्यरत हो चुके हैं, जो काम कर रहे हैं, लोगों को उपचार दे रहे हैं। तो आयुष ग्राम होते क्या हैं? आयुष माने 5 पद्धतियां, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी के आधार पर काम करने वाले गांव विकसित किए जा रहे हैं। तो 75 मध्य प्रदेश में विकसित हो चुके हैं। एक योजना है वैद्य आपके द्वार योजना। इसमें क्या किया है? आयुष केयर ऐप नाम का एक एप्लीकेशन बनाया गया, आयुष केयर ऐप, और इस ऐप से जुड़कर 100 विशेषज्ञ डॉक्टरों से चिकित्सा परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। ये डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तहत किया गया है, वैद्य आपके द्वार योजना, और उसके तहत एक एप्लीकेशन बनाया है, उसका नाम याद रखना, आयुष क्योर ऐप। इस ऐप में 100 अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों को अपॉइंट किया गया है कि आप टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे उपचार कर सकते हैं। आयुष क्योर ऐप जो है वो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का स्कोच अवार्ड प्राप्त कर चुका है। ये याद रखना, किस एप्लीकेशन को स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ? आयुष क्योर ऐप को चिकित्सा का स्कोच अवार्ड प्राप्त हो चुका है। एक और काम हम कर रहे हैं, FRU का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जब हमने आयुर्वेद को बढ़ावा देना शुरू किया, आयुष की इन 5 योगा, सिद्धा, यूनानी को बढ़ावा देना शुरू किया, तो बात उठी कि जब किसी व्यक्ति को रेफरल करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो चिकित्सा केंद्र होगा तो छोटा होगा, यहाँ ना तो किसी को एडमिट किया जा सकता है। रेफरल करने का मतलब आप समझते होंगे, किसी एक व्यक्ति को एक छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में भेजना, तो रेफरल इकाई कहते हैं। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हमने मध्य प्रदेश में बनाना शुरू कर दिया है। प्रथम संदर्भ इकाई इसे हिंदी में कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन राज्य का पहला
FRU घोषित किया गया है, फर्स्ट रेफरल यूनिट घोषित किया गया है कि अगर हम छोटे छोटे आयुर्वेद केंद्रों पर उपचार करा रहे हैं और लगता है कि आपकी बीमारी गंभीर है तो आपको किस अस्पताल में रेफरल किया जाए जहां आयुर्वेद का ही उपचार आपको मिले, तो वो मध्य प्रदेश का पहला जो आयुर्वेद केंद्र है वो धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज याद रखना है। पहला, भारत का पहला FRU यूनिट कहाँ खोला गया है? धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज उज्जैन में, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज कहाँ पर है? उज्जैन में है। इसमें अभी 2023 में अपडेशन क्या हुआ है कि इसे पहला भारत का FRU घोषित किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, देखिए नीति आयोग, आप जानते हैं नीति आयोग जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित सूचकांक जो है वो जारी करता है। याद रखना 2021 में इसने जो चौथा संस्करण स्वास्थ्य सूचकांक का जारी किया उसमें बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में मध्य प्रदेश 36% नंबर लेकर आया और उसके आधार पर 19वां राज्य बना। फिर से बोल देता हूं, नीति आयोग हर साल स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। 2021 में इसका अंतिम जो है नीति स्वास्थ्य सूचकांक जारी हुआ और स्वास्थ्य की स्थिति पूरे भारत के राज्यों में कौन सा सबसे टॉप पर राज्य है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, वो हमें बताता है। और इसमें याद रखना है कि जो बड़े राज्य हैं उसमें टोटल 19 राज्य हैं। पहले हम सबसे अंतिम राज्य थे लेकिन हमने 2021 में अपने प्रदर्शन को सुधार लिया और अब हम 17वें स्थान पर हैं स्वास्थ्य की स्थिति में। तो सीधे प्रश्न आता है, स्वास्थ्य सूचकांक में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। पहला किसका है? केरल का है, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। देखो याद हो जाएंगे, ये मैप बनाओ, यहाँ सबसे नीचे केरल है, यहाँ तमिलनाडु है और यहाँ तेलंगाना है। तो तीनों राज्य एक दूसरे के से टच में है और ये पहले दूसरे तीसरे नंबर पे है। भारत का सबसे स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का सबसे अच्छा राज्य केरल, दूसरा सबसे अच्छा राज्य तमिलनाडु और तीसरा तेलंगाना। मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। और आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आप सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की। इसके प्रथम चरण में हम 7 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोल रहे हैं या शुरू कर रहे हैं और वो कहाँ खोले जाएंगे? याद रख लेना, विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा। अगर आप इनके नाम याद नहीं भी रख पाए तो भी कोई समस्या नहीं। इसी मिशन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, संख्या याद कर लेना, टोटल की 7 खोले जा रहे हैं, जगह भले याद ना रहे। मध्य प्रदेश में एक स्किन बैंक बनाया गया है, इसी के तहत एक बोन बैंक बनाया गया है और 14 आई बैंक बनाए गए हैं। तो केवल नंबर्स याद रख लो क्योंकि संख्या या उनके स्थान याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि संख्या ज़्यादा हो रही है। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं? 7 चिकित्सा महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। कितने स्किन बैंक खोले जा रहे हैं? एक स्किन बैंक, एक बोन बैंक और 14 आई बैंक खोले जा रहे हैं, ये याद रख लेना। आगे हमारे मध्य प्रदेश में हम जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं स्वास्थ्य का, उसमें आपको याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी पार्क खोला गया है। सितंबर 2023 में नीमच के अपाड़ क्षेत्र में, याद रखना नीमच में खोला गया है, अपाड़ क्षेत्र के सखनिया गांव में, या सखनिया महाराज कहते हैं इसको, फुल फॉर्म याद रख लो, सखनिया महाराज गांव में। 2 याद रखना, नीमच जिला याद रखना और गांव का नाम भी याद रखना, कभी कभी गांव में 4 नाम दे दिए जाते हैं। तो नीमच जिला है, उसका एक सखनिया महाराज गांव है, वहाँ प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क खुला गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया है? नीमच के सखनिया महाराज गांव में। ये मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। अगला, पशु एम्बुलेंस सेवा। मध्य प्रदेश में कहां पर पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? देखिए, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2023 को, तो इसी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2023 से हमने एक टोल फ्री सेवा पूरे मध्य प्रदेश में शुरू कर दी है। याद रखना, एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1962। इसको दबाने पर पशु एम्बुलेंस आ जाएगी। जहां पर भी पशु को कोई समस्या होगी ये एम्बुलेंस आप बुला सकते हैं। जैसे 108 दबा करके हम मनुष्य के लिए स्वास्थ्य एम्बुलेंस बुलाते हैं, वैसे 1962 दबा करके हम पशु एम्बुलेंस बुला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का पहला मेडिसर, ये क्या है? मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? देखो,
इंडिया का, पूरे भारत का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल के भोरी में खोला गया है, स्थापित किया गया है। याद रखना, ये स्थापित किया जा चुका है। और साथ में एक फैक्ट तो याद रखना, इंडिया की पहली होम्योपैथिक फार्मेसी कहाँ खोली गई है? मध्य प्रदेश के भोपाल में खोली गई हैं। दोनों ही चीज़ें भोपाल में स्थापित की गई हैं। पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, शॉर्टकट में पूछेगा मेडसर, MEDSER, मेडिकल इंजीनियरिंग, याद रखना मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना भोरी भोपाल में हुई। और पहला होम्योपैथिक फार्मेसी अर्थात होम्योपैथी की दवाइयों का फार्मेसी कहाँ खोला गया है? सरकारी है ये, याद रखना। वैसे तो मध्य प्रदेश में खूब होम्योपैथी फार्मेसी है, लेकिन पहला सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान कार्ड, आप सब जानते हैं कि ये एक आधार स्तंभ है। भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है और हम मध्य प्रदेश ने लगभग 3.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिस कारण से हम पूरे भारत में प्रथम स्थान पर हैं आयुष्मान कार्ड बनाने में। लेकिन अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भी जिलों की। देखो, मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो इंदौर प्रथम स्थान रखता है। इंदौर पहला जिला है मध्य प्रदेश का जिसने 100% लक्ष्य को हासिल किया है। जो लक्ष्य उसे दिया गया था, 100% लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य इसने हासिल किया। ये याद रखना आप। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मैं ये जो वीडियो श्रृंखला चला रहा हूँ, मैं इसमें बहुत सारी बातें आपसे नहीं करता हूँ। मुझे भी बातें करते आता है, मैं भी चाहूँ तो आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर कोई स्टूडेंट हमारा 45 मिनट का वीडियो देख रहा है तो उसे केवल वो 45 मिनट उसकी MPPSC पास होने के लक्ष्य को प्रेरित होकर होने चाहिए। यहाँ मैं भी आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, मैं कर नहीं पाता हूँ, करना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भी एक निश्चित उद्देश्य है कि मैं आप सब लोगों को केवल और केवल MPPSC पढ़ाऊँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आप सब लोगों को मैं बता दूं कि भैया मैं कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूं, मैं MPPSC पढ़ाता हूं। मुझे किसी भी सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है, मुझे केवल ज्ञान है MPPSC का। पिछले 10 सालों से मैं MPPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ाते आ रहा हूं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर आप 1, 2, 4 लेक्चर रोज बना दीजिए करें। देखिए, मैं आप सब लोग जानते हैं MPPSC 2013 PSC से सिलेक्ट होकर के अभी जॉब करता हूं। रोजाना मैं अपने ऑफिस के अलावा जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप सब लोगों को निःशुल्क शिक्षा का इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करता हूं। बाकी टाइम इसके लिए कुछ रिसर्च करनी होती है, ये PPT तैयार करनी होती है। मेरे पास ना कोई कोचिंग संस्था है, ना मेरा कोई सेटअप है जहां मैं ये सब कर पाऊँ, ना मेरे साथ कोई काम करने वाले लोग हैं। जो भी काम करना होता है, डाटा तैयार करना या उसे टाइप करवाना या उसे PPT के फॉर्म में लाना, ये सब काम मुझे ही करना होता है। इसलिए ये PDF बनाकर देने में आपको देर लगती है, इसलिए मैं रेगुलर PDF अभी आपको नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। आप देखते होंगे कि PPT में भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे श का श हो जाता है। क्या होता है कि जो टाइपिंग होती है वो देवनागरी भाषा में होती है और PPT पर उसे मंगल में लेना पड़ता है, इस कारण से ये श का श हमेशा गड़बड़ रहता है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन देखिए, MPPSC का मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है। पिछले 10 सालों से ये काम मैं कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े कोचिंग संस्था में लगभग 5-6 साल में पढ़ा चुका हूँ और दूसरे संस्थाओं में भी मैंने 5-6 साल और पढ़ा है। लगभग 10 साल का पढ़ाने का अनुभव है और PSC खुद मैं पास किया हूँ। इससे मुझे और भी ये पता है कि क्या आपको की पॉइंट्स देने हैं और मैं उन्हीं की पॉइंट्स पर फोकस करके वीडियो बनाता हूँ। अब मैं और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, बस आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि जब भी ये वीडियो आपके पास आए, जैसे आज ये वीडियो जब आपके पास आएगा तो आप 1 मिनट अपना खर्च करके इसे अपने स्टेटस पे लगाएं और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको सही में मेरी ज़रूरत है। देखिए, मेरा कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अगर मेरा आर्थिक उद्देश्य था तो मुझे कम से कम 10 कोचिंग संस्थानों के मैसेज आ चुके हैं इस वीडियो श्रृंखला को शुरू करने के बाद कि सर आप हमारे यहाँ इतना पैकेज ले लीजिए, इतना पैसे ले लीजिए और पढ़ा दीजिए। लेकिन नहीं, मुझे ये काम आपके लिए करना है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए करना है। चलिए मूल टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर हम भी वैसे ही बात करने लगेंगे दूसरे जैसे। यूविन पोर्टल, अब ये क्या है भैया? यूविन पोर्टल के बारे में याद रखना, यूविन सेल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, नाम था यूविन सेल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
क्या है ये? देखो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें बीमारियां हो सकती हैं। तो सबका टीकाकरण करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया, नाम रखा हमने यूविन सेल। क्या नाम रखा? यूविन सेल। ये यूविन पोर्टल जो है वो इसी पर बेस्ड है। गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया एक पोर्टल है। इसमें 65 जिलों का चयन किया गया। इसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले चयनित किए गए हैं पूरे भारत में, याद रखना, भोपाल और झाबुआ, और यहाँ अच्छे रिजल्ट आए हैं। हो सकता है कि ये यूविन पोर्टल अब पूरे भारत के लिए लागू हो जाए। आपको याद होना चाहिए, भारत के 700 जिलों में से केवल 65 जिलों पर यह व्यवस्था लागू की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं, भोपाल और जबलपुर। ये दोनों ही आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिद्धकौन, ये क्या है भैया? सिद्धकौन आयुर्वेद का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में हुआ, जिसका नाम सिद्धकौन दिया गया। याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हर बात एग्जाम में आने जैसी है। सिद्धकौन क्या है? आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022, जिसको जो इंदौर में होस्ट किया गया, इंदौर में आयोजित किया गया। ये याद रखना, सीधा इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, सिद्धकौन क्या है, सिद्धकौन कब आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया। सिद्धकौन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है आयुर्वेद का, 2022 में आयोजित किया गया और इंदौर में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक। अब देखो, मध्य प्रदेश ने पॉलीक्लिनिक खोलने की शुरुआत की और मध्य प्रदेश का पहला संजीवनी पॉलीक्लिनिक भोपाल के गोविंदपुरा में स्थापित किया गया है, ये भी याद रख लेना। इसमें 2023-24 तक का, दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। आपको कहीं और से ये करंट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, कौशल का। आगे पॉइंट पे आते हैं। क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, ये याद रखना, NCDC ये क्या है? ये भोपाल में स्थापित किया गया है। सीधे प्रश्न बनता है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में। मिशन सेहत, ये क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक और मिशन तैयार किया, जिसका नाम रखा मिशन सेहत, और इसे शुभारंभ कब किया गया? 2022 में। ये क्या करेगा? मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य संस्था है उनकी गुणवत्ता में सुधार करने का काम करेगा। तो बस इनके बारे में इतनी ही जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नशा मुक्ति अभियान, फिर वही एक नई योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की, मिशन नशा मुक्ति अभियान। बच्चों के नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम हेतु इस मिशन को लाया गया है। इस मिशन को के तहत हमने जबलपुर जिले को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। पूरे भारत में जबलपुर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। तो याद रखना, नशा मुक्त अभियान भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत बच्चों को नशे की आदत छुड़ाने के लिए काम किया जा रहा है और जबलपुर जिले को 2023 में इसके तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, ये याद रखें। अगला पॉइंट है मेडिकल डिवाइस पार्क। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया गया है? उज्जैन में बनाया गया। देखिए, आप जानते हैं कोविड के दौरान बहुत सारी मेडिकल डिवाइसेस की किल्लत हो गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना मध्य प्रदेश को एक हब बना दिया जाए मेडिकल डिवाइस का। इस कारण से उज्जैन में हमने पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया गया। सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उज्जैन में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, आप जानते हैं मस्तिष्क का मतलब पागलपन के लिए जो मेंटल हेल्थ होता है उसकी बात की जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्तर का मेंटल हेल्थ संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सीहोर जिले में स्थापित किया जा रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है। इसके लिए लगभग 179 करोड़ 179 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने खर्च की है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य टास्क फोर्स, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांक या स्वास्थ्य के जो सूचकांक हैं उन सूचकांकों में कमी लाने के लिए, क्योंकि देखो हमारा स्वास्थ्य में सूचकांक में 17वां स्थान है, 19 राज्यों में 17वां बेकार स्थिति को प्रकट करता है। तो अब हमारी जो स्थिति है वो खराब है। अब हमें अगर सुधारनी है तो कुछ स्पेशल काम करने पड़ेंगे। तो हमने एक स्वास्थ्य टास्क फोर्स बना दिया। उसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर शमीक रवि। ये इनकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और ये क्या करेगा? हमारे स्वास्थ्य सूचकांक में कैसे सुधार हो ऐसी सिफारिशें देगा, दे भी चुका है बहुत सारी सिफारिशें, याद रखना है।
आगे ई संजीवनी पोर्टल क्या है, अगला पॉइंट ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा, ये क्या है? मध्य प्रदेश में ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से हम जो टेलीफोन सेवाएं, टेलीमेडिसिन सेवाएं देते हैं। टेलीमेडिसिन क्या होती है? देखो, एक मरीज है, वो अस्पताल ना जाए, यहीं से वीडियो कॉल करे, उधर से डॉक्टर फ़ोन उठाए, डॉक्टर भी वीडियो कॉल पर उसकी बातें सुन ले, उसकी बीमारी की जांच समझ ले क्या स्थिति है, और उसका उपचार भी फ़ोन पे ही बता दे। इसे हम कहते हैं ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा। तो मध्य प्रदेश में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा प्रदान की जा रही है, और हमने इसके तहत 8946 सक्रिय आरोग्य केंद्र स्थापित कर दिए हैं जो मध्य प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, 108 संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस। अब देखो, 108 और जो मूल जो एम्बुलेंस होती है उनमें क्या डिफरेंस है? देखो, जो एम्बुलेंस होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ALS और एक होती है BLS। एक होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट, ALS का फुल फॉर्म होता है एडवांस लाइफ सपोर्ट। इसमें क्या होता है? इसमें मशीन लगी होती है जिसमें ऑक्सीजन दी जाने की सुविधा होती है, और एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट दो प्रकार के वाहन हमने बनाए हैं। मध्य प्रदेश में अभी 102 ये लगभग 1000 के आसपास 1020 जो हैं वाहन संचालित हैं, जिनमें 167 तो हम मध्य प्रदेश के लगभग ALS के रूप में अर्थात एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस, और 835 लगभग BLS लाइफ सपोर्ट वाले जो एम्बुलेंस है उनका संचालन कर रहे हैं। ये याद रखना आप सब लोग। मैं 108 संजीवनी नेशनल एम्बुलेंस क्या है? वही 108 जो फ़ोन लगाने पर आती है, वही 108 की बात की जा रही है। ऐसी ही एक गाड़ी और होती है जिसे हम जननी एक्सप्रेस सेवा में पढ़ते हैं। 2006 में शुरू की गई जननी एक्सप्रेस सेवा के तहत वर्तमान में 1050 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं। अब याद रखना, 2022 में हमने लगभग 8.3 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया है। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य में, करंट अफेयर्स में कितना हमने पिछले साल इकोनॉमिक रूप से खर्चा किया, कितने लोगों को फायदा दिलाया, वो भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अनमोल ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनमोल ऐप क्या है? इसको हम देखिए, भारत सरकार का है अनमोल ऐप, लेकिन जब मध्य प्रदेश में लॉन्च किए, मध्य प्रदेश में इसे लागू किया, तो हमने इसका नाम रखा MP अनमोल। क्या नाम रख दिया इसका? MP अनमोल। ये क्या है? देखो, मध्य प्रदेश में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें उनकी स्थिति की ट्रैकिंग के लिए, जिनमें उच्च जोखिम है, हो सकता है कोई कुपोषित महिला गर्भवती हो गई, उसमें उच्च जोखिम रहेगा क्योंकि हो सकता है उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाए या उस महिला की मृत्यु हो जाए। तो बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों को कम करने के लिए हमने अनमोल ऐप लॉन्च किया। अब ये क्या है? देखो, मध्य प्रदेश में जो MP अनमोल ऐप है, ये क्या करेगा? जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं उनकी ट्रैकिंग करेगा। ट्रैकिंग कैसे करेगा? उनके हर डाटा को अपने पास रखेगा कि इसकी कब जांच हुई, जांच में क्या आंकड़े आए, इसने इतनी दवाई दी गई, इसने दवाई ली कि नहीं, उनकी ट्रैकिंग करने का काम करेगा। ऐसा ही एक पोर्टल और है जिसका नाम है RCH पोर्टल। याद रखना, इसको इसी फॉर्म में याद रखना, RCH पोर्टल क्या है भाई? हमने ऐसे ही गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक और व्यवस्था की हुई है, सुमन हेल्प डेस्क बनाया है। सीधा प्रश्न आएगा, सुमन हेल्प डेस्क क्या है? चिन्हांकित गर्भवती महिलाओं के नियमित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने वाली जो डेस्क है उसे सुमन हेल्प डेस्क कहते हैं। उसका करने के लिए जो पोर्टल है उसे RCH पोर्टल कहते हैं, और जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे अनमोल ऐप कहते हैं। तो 3 नए नाम आपको यहाँ से सीखने को मिले। पहला है MP अनमोल ऐप, RCH पोर्टल और सुमन हेल्प डेस्क। तो सुमन हेल्प डेस्क के माध्यम से आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं वो उनकी मॉनिटरिंग और नियमित ट्रैकिंग का काम करती हैं। तो पूरी ये 3 बातें याद रखना, तीनों का संबंध गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की ट्रैकिंग से संबंधित, निगरानी रखने से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं नीपी कार्यक्रम। देखो, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में एनीमिया बहुत उच्च स्तर पर है, बड़े उच्च स्तर पर है एनीमिया। तो उसको खत्म करने के लिए एक कार्यक्रम लाए हम जिसका नाम है नीपी। ये नीपी क्या है भैया? एनीमिया मुक्त भारत अभियान को ही मध्य प्रदेश में हम क्या कहते हैं? नीपी कहते हैं। क्या कर रहे हैं? प्राथमिक उच्च जो स्कूल्स हैं, 5वीं तक वाले, 8वीं तक वाले, 10वीं बार 12वीं वाले, और आंगनवाड़ी के जो स्कूल्स हैं या आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं, उन सब केंद्रों पर हम आयरन फॉलिक एसिड IFA की गोलियां बांटते हैं।
कि गोलियां दी जाती हैं बच्चियों को, लड़कियों को, ताकि उनमें आयरन की कमी को दूर करके एनीमिया मुक्त किया जा सके। तो IFA का फुल फॉर्म याद रखना, आयरन फॉलिक एसिड की गोली होती है जो मनुष्य में या मानव में एनीमिया की कमी या लौह तत्व की बढ़ाने और एनीमिया को खत्म करने के लिए काम करती है, उपयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। असंचारी रोग, ये क्या होते हैं भैया? असंचारी रोग निवारण एवं रोकथाम कार्यक्रम, इसके तहत हमने 4-5 कुछ काम किए हैं, उन पर फोकस कर लेते हैं। देखो, मध्य प्रदेश को एक अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन द्वारा, इसलिए मैं ये बात पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारे मध्य प्रदेश में जितने हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनका हमने हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम किया और मध्य प्रदेश ने 55% रोगियों में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित कर लिया। इस कारण से यूनाइटेड नेशन द्वारा पुरस्कृत किया गया मध्य प्रदेश को, याद रखना पहला पॉइंट है। इस कार्यक्रम के तहत सितंबर 2022 में उच्च रक्तचाप के 55% रोगियों को उच्च रक्तचाप नियंत्रित किया गया। इस कारण मध्य प्रदेश को यूनाइटेड नेशन माने समझते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संस्थान, उसके द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल है वो याद रखना, 14 जिले इसके तहत शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 15 जिले शामिल हैं। देखो, आयोडीन में 14 याद रखना, और आयोडीन कार्यक्रम में 14 जिले हैं और फ्लोरोसिस कार्यक्रम में 15 जिले हैं, ये याद रख लेना दोनों ही पॉइंट। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इस हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 को विलोपित किया गया। ये क्या बात है? देखो, जो कुष्ठ रोगी होते हैं ना, लेप्रोसी नाम का एक बीमारी होता है, कुष्ठ रोगी उसके मरीज होते हैं, जिनकी ऊपर की त्वचा, शरीर की ऊपरी त्वचा जो सफ़ेद हो जाती है ना, वो वाले मरीज कुष्ठ रोगी कहलाते हैं। तो कुष्ठ रोगी के साथ भेदभाव ना हो, इसलिए हमने 2023 में कानून में संशोधन किया, और वो कानून का नाम है मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949। एग्जामिनर की इच्छा हुई तो वो सीधे पूछ लेगा, मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट कब लाया गया था? 1949 में लाया गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हमने इस स्वास्थ्य के पूरे ढांचे को अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स को शामिल करते हुए पढ़ा। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाटा या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप सीधे मैसेज कर सकते हैं। आपका हमेशा से बार बार ये प्रश्न रहा है कि क्या सर इतना ही पढ़ना है? हाँ भाई, स्वास्थ्य के चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है, शिक्षा के सब्जेक्ट में आपको इतना ही पढ़ना है। इस इकोनॉमी में, इस सब्जेक्ट में, इकोनॉमी में ये सब चीज़ें शामिल होने का अर्थ ये है कि इकोनॉमिक रूप से उनकी जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो पढ़नी है। आपको मूल रूप से स्वास्थ्य थोड़ी पढ़ाना है। स्वास्थ्य पढ़ाना होता तो फिर वो स्वास्थ्य की 7वीं यूनिट में संक्रामक रोग स्वास्थ्य की बारी डाटा क्यों डालता? जब हम 7वीं यूनिट में स्वास्थ्य और रोग पढ़ेंगे तो वहाँ हमें हर चीज़ की डिटेल पढ़नी पड़ेगी कि कौन सी बीमारी है, कौन सी क्या चीज़ है, इनकी बातों पर फोकस करना है। अब आपका ऐसा प्लान होगा कि सर आपने धन्वंतरी योजना बताई या आपने वैद्य आपके द्वार योजना बताई, उनके साल भी बता देते। देखिए, यहाँ अगर मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करूँगा तो वीडियो अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहाँ 20-25 योजनाएं पढ़ेंगे हम, स्वास्थ्य की 10 योजनाएं, शिक्षा की 10 योजनाएं, और वहाँ हमारा केवल और केवल काम होगा साल याद करना। तो ये चीज़ें वहाँ कवर कर ली जाएंगी। आप निश्चिंत होकर ट्रस्ट कर सकते हैं। बस एक ही विशेष निवेदन हमारा रहता है कि आप इसे जब भी देखें अपने स्टेटस पर लगा करके शेयर जरूर करें, ताकि हम अपने उद्देश्यों को में पूरा हो पाएँ। क्योंकि अगर हमें लगेगा कि हम अपने उद्देश्यों में पूरा हो रहे हैं तो इसको हम और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। हम एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर लगेगा कि हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं है, क्योंकि 1000-1500 तक स्टूडेंट तक पहुंचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूं वहाँ 1000-1500 से स्टूडेंट तक मैं 1 मिनट में पहुंच सकता हूं। मुझे और उन बच्चों तक पहुंचना है जो सच में, जिन लोगों को मेरी ज़रूरत है, जिन लोगों को मेरी आवश्यकता है, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। इसमें आपकी मुझे मदद चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए सभी को धन्यवाद, विशेष धन्यवाद।